ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, और लास्ट वाला जो मैंने आपको समझाया था वो था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, नॉट ए एंड बी। मैं आपको एक्चुअली क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो थीटा ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच, सॉरी ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा है तो हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करें वो थीटा ही होगा। लेकिन अगर ए और माइनस बी के बीच का एंगल अल्फा हो जाए तो हम यहाँ अल्फा यूज़ करेंगे। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बी और माइनस बी के जो बीच का जो एंगल होगा, मतलब ए से ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा और ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, उनमें ऐसे डिफरेंस होंगे, ऐसे रिलेशंस होंगे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मतलब सिली मिस्टेक्स वाला पॉइंट है, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से दिस इज अ ए वेक्टर, ओके, एंड देयर इज अनदर वेक्टर दैट इज बी, और हमें ये दिया हुआ है दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो जब मैं a प्लस बी लिखूंगा, अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब मैं a प्लस बी लिखूंगा, लेट्स आई एम राइटिंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूंगा, मतलब a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये शॉर्ट सिंबल है इस पूरे का, मतलब कि ये शॉर्ट सिंबल है इस चीज़ का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। ओके, अच्छा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो, लेकिन जब मैं ए माइनस बी लिखूंगा, जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं माइनस बी ड्रॉ करता हूँ। देखिए माइनस बी हमारा ऐसे होगा। ऑब्वियसली आपको देखते ही क्लियर हो रहा होगा कि अगर ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी अगर मेरा ये है, this is somewhat equal to a plus b and this is somewhat equal to a minus b। तो आपको देखते क्लियर हो रहा होगा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी से बड़ा है। तो ठीक है, अभी इस पे नहीं देखते हैं, अभी इस पे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बस ये बताइए a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो आई होप वो क्लियर होगा कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इन फॉर्मूला आई विल पुट थीटा एज 120, सो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab कॉस 120। ठीक है, आई आपको क्लियर हो रहा होगा, मतलब एंगल 120 हमने 120 पुट किया। अच्छा, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ नोटिस पॉइंट, जैसे देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू कॉस 120। अच्छा, ऐसा लिखना ज़रूरी क्यों है? ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब मान लीजिए आपको 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 बस ये थीटा पता हो और आपको सारे आंसर थीटा टर्म्स में लिखने, मतलब 60 के टर्म्स में लिखने हो, तो चूंकि आपको 120 तो पता नहीं, आपको बस थीटा पता है, तो आप 120 थीटा पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये एंगल पर थीटा पता था, आपने इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आपको ये पता हो तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, फिर उस फॉर्म में आप इसे लिख देंगे। तो यहाँ से छोटा सा रिलेशन बनता है, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा, अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो मैंने आपको बताया था कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी होता है कॉस ए कॉस बी, ये होगा कॉस 180 इंटू कॉस 60 माइनस, सॉरी दिस विल प्लस, जब कॉस ए माइनस कॉस बी में प्लस होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन 180 and sine 60, ओके। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें अगर आप, cos 180 cos 60, देखिए sin 180 कितना होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर दिस होल विल बिकम 0। cos 180 इक्वल टू -1 एंड दिस इज cos 60। एक्चुअली एक फॉर्मूला बेसिकली होता है, कि cos 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस cos 60, और आई कैन से cos 180 और यू कैन से माइनस थीटा
पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, दिस अ फॉर्मूला। ओके, तो अगर मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ तो आई विल गेट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। अगर a प्लस बी आपका a और b के बीच का एंगल थीटा है, a और b के बीच का एंगल 60 है, अगर a और b के बीच का एंगल 60 है और आप a प्लस बी लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, तो अगर आपको a माइनस बी लिखना है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60। ओके, ये भी आपका सही है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है। लेकिन चूंकि मान लीजिए आपको कभी थीटा ये 60 बताया रहा है तो आप इस फॉर्मूले का जल्दी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आई होप आपको ये क्लियर होगा। बस यही थोड़ा सा कैच था कि अगर यहाँ प्लस 60 या माइनस 60 माइनस का अगर लिख रहे हैं, और ये जो एंगल है ये ध्यान रखिएगा ए और वेक्टर बी के बीच का है, ना कि माइनस बी के बीच का है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहें, फॉर्मूले का यूज़ करना चाहें इस फॉर्मूले का, तो आप सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, और थीटा होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, और प्लस ही रखिएगा। माइनस तब पुट करेंगे जब ये थीटा ए और बी के बीच का होगा, 60 ए और बी के बीच का है और 120 ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का है। तो बस छोटा सा पॉइंट था। ओके, सो लेट मी गिव अ क्वेश्चन। Okay, before going to question, I want to elaborate one more point, that is this one। अगर आप इसमें ध्यान दें तो मैंने 1 2 3 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में। ये एक वेक्टर है, ये मतलब हमें ड्रॉ करना था, हमने किया। अगर मैं आपको फील करना चाहूँ, मान लीजिए मैं ऐसा कोई वेक्टर लूँ मैं किसी भी लेंथ का, मतलब वो कितनी बड़ी लेंथ का हो सकता है, वो इतनी बड़ी लेंथ का हो सकता है, वो मतलब इतनी बड़ी लेंथ का हो सकता है वो डबल हो जाए, ठीक है, मतलब कितनी बड़ी लेंथ का हो, तो मैं कोई वेक्टर लूँ और उसको किसी भी डायरेक्शन रखूँ, ऐसे 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 जैसे भी रखूँ, तो क्या आप इसको मतलब समझ सकते हैं कि इसको मैं ए और वेक्टर और बी वेक्टर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब कि मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं अभी, तो ये मतलब ये थोड़ा मतलब आपको हेल्पफुल होगा। अभी मैं आपको बताऊँ रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन में यही करते हैं कि हम किसी वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। देखिए ए और बी ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो मैं इन दोनों के फॉर्म में, इन दोनों के टर्म्स में मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यही बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन का। और मैंने इसे जुड़ा एक बहुत छोटा स्मॉल पॉइंट आपको ये बताया था। अगर ये वेक्टर एक्स है तो ये इधर एक्स कॉस थीटा होगा, इसको ये एक्स साइन थीटा होगा, मैं इसको दो डायरेक्शन के अलॉन्ग ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स सी अ क्वेश्चन, दिस अ क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा सारे वेक्टर्स। दिस इज ई वेक्टर from here to here, this is a b vector from here to here, this is a vector from here to here, c vector from here to here, and d vector from a head to c head। Okay, question is find below vectors in terms of a vector and b vector, and given are e vector, second one is d vector minus c vector, and third one is e vector plus d vector minus c vector। okay, e vector plus d vector minus c vector। now अगर आप इसको ध्यान दें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ओके, मैं भी कहूँगा आप पहले ट्राई कर लें एक बार। तो मुझे ई मीटर निकालना है। देखिए ई मीटर निकालने के बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। देखिए जैसे मैं पहला करता हूँ, ई वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है। ओके, लेट मी राइट फर्स्ट ई वेक्टर। डी वेक्टर इसके हेड से शुरू हुआ है ऊपर तक गया, तो मैं इसलिए लिखता हूँ डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओ यहाँ पे ये जो सी वेक्टर अगर आप देख पा रहे हैं, तो सी वेक्टर यहाँ से ना शुरू होकर यहाँ से इसकी अपोजिट शुरू है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस ही लेता हूँ। मतलब माइनस सी कैसे होगा, माइनस सी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ एंड होगा, मतलब उसका टेल यहाँ होगा, हेड यहाँ होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस सी वेक्टर। और बी वेक्टर तो यहाँ से फिर यहाँ से प्लस बी वेक्टर, और ये सारे मेरे एक साइक्लिक वेक्टर्स बन गए। साइक्लिक मतलब एक क्लोज पॉलीगन टाइप बन गया, तो और मैं इसको लिख सकता हूँ 0। तो यहाँ से मेरा जो ई वेक्टर आया, अगर आप इसे ध्यान दें तो आपका आया, इसे उधर भेजें, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके,
लेकिन ये आंसर आपका सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। बट थिंग इज वे टू फाइंड ई वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये पूरे ए और वेक्टर की फॉर्म में तो है नहीं, तो ये सोल्यूशन हो सकता है बट दिस नॉट एग्जैक्ट सोल्यूशन व्हाट वी वांट। तो अब मैं आपको मतलब अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए इस ट्रायंगल को लेते हैं, ई वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैं फिर से लिखता हूँ, तो ये तो मेरा एक हो गया। अब मैं लिखता हूँ ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ से ई वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिखूंगा ई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस, sorry I think I made some okay e vector plus a vector plus b vector is equal to 0, sorry this was plus and this is equal to 0. Okay, so e vector is equal to minus b vector minus a vector. I hope this will be clear to you. So this is what we expect. Okay, I hope आपका भी ये आंसर अगर आपने खुद सॉल्व करे तो ठीक है। तो ये आया हमारा ई वेक्टर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, second part is d vector minus c vector I need to find. okay, तो चूंकि मुझे d और c इन्वॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को पहले एक बार लिखता हूँ, ठीक है। d वेक्टर माइनस c वेक्टर मुझे निकालना है, नहीं तो मैं पूरे ट्रायंगल के बाद लिखता हूँ। तो ये जो मैंने लिखा मैं इसको फिर से लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। चूंकि मुझे इसमें डी माइनस सी दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ई वेक्टर मुझे मैं ई वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी, उधर जाएगा तो माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। ओके, अब मैं ई वेक्टर को इसमें से पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे पुट करूँ तो दिस विल कम एज डी वेक्टर minus c vector is equal to minus b vector minus and e vector is equal to minus b vector minus a vector. So this minus this will get cancelled and this will come as plus a vector. So this will come as a vector, d vector minus c vector. So I hope this will be clear to you. Simple, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन इज e vector plus d vector minus c vector. ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो ई वेक्टर तो ये है प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा। ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो दैट्स ये एक्चुअली। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये है और ई वेक्टर ये है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो भी शायद आपका आंसर सेम आएगा। सो दिस विल कम एज आई थिंक माइनस बी वेक्टर। दैट वॉज ईजी वन। कभी कभी अगर थोड़ा हो सकता है हमें सॉल्व करना पड़ता, स्ट्राइक कर गया तो हमें ईजिली दिख गया। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको बेसिकली मिल सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन हैं वेक्टर्स के। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, सो दिस इज अ फेमस टाइप क्वेश्चन। इफ दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एंड ए एंड बी वेक्टर। ओके, इफ टू वेक्टर्स दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो वेक्टर हमें दिए गए हैं जो कि परपेंडिकुलर और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमें बस ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। ये बहुत फेमस टाइप क्वेश्चन है। ये बहुत मतलब आप अगर बहुत सारी बुक देखेंगे तो आपको मतलब नॉर्मली बहुत मतलब लगभग सारी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मोर और लेस। बहुत सारी बुक में आपको प्रूफ के फॉर्म में मिलेगा, प्रूफ करिए इतना एंगल होता है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं दो वेक्टर एज्यूम करता हूँ। तो बहुत सारे तरीके आपके 90 डिग्री एज्यूम करने, जैसे कि ऐसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। देखिए ये दोनों 90 हैं, जैसे 90। अब मैं इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन इजी बनाने के लिए मैं इसको ऐसे एज्यूम करता हूँ, ये ए ये बी और ऐसे 90 पर है। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी ये आपके ये ए बी 90 पर है, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। इससे कोई मतलब आंसर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईजी बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लेता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि कैसे लेना है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, नाउ so I am taking this is as a vector, this is as a vector and this is as b vector, और मैं इसको पहले से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, so this is b vector
and this is A vector. ओके अच्छा, मैं माइनस बी वेक्टर भी ड्रॉ कर लेता हूँ. सो लेट्स से आई एम ड्रॉइंग एज माइनस बी वेक्टर. दिस इज माइनस बी वेक्टर. ओके नाउ what I'm doing, I'm just drawing a plus b and a minus b. So this is, अच्छा आपको मैग्नीट्यूड देखने में इक्वल तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कि इक्वल है. So this is a plus b. This is what a plus b vector. Now this is what I want to represent it as a minus b. This is a vector minus b vector. ओके सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी टू फाइंड आउट दिस एंगल. ये पूरा एंगल मुझे फाइंड करना है. तो लेट्स से दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2. हालांकि इसको मैं एक बार फिर प्रूव करूंगा आगे. इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, उसमें भी मैं इसे प्रूव करूंगा. ओके तो बेसिकली ए और बी, अच्छा एंगल बिटवीन ए एंड बी ये 90 में दिया हुआ है. दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो 90. This is given, and the thing, another thing is given is a vector magnitude is equal to b vector's magnitude. This is given. Okay, so simple. अच्छा अल्फा 1 कितना होगा, आई होप क्लियर होगा. अल्फा 1 45 होगा. मैं से अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था tan अल्फा. लेट मी राइट इट हेयर. Let me write it here. The formula was tan alpha is equal to अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो ऐसे था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा. आई होप आपको याद होगा ये. और वहाँ मैंने एक बार एक साथ मैंने कोई एग्जांपल लिया था जिसमें ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो मैंने को साथ रिप्रेजेंट शो किया था 45 है. अगर नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज इक्वल टू 45, एक्जैक्टली 45. ओके सो tan अल्फा 1 इज इक्वल टू बी. अच्छा ये जो फॉर्म है ना, मैं इसको ऐसे मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी. तो जब मैं ऐसे लिखूँ तो आप समझे वेक्टर, सॉरी जब मैं ऐसे लिखूँ तो आप समझे मैग्नीट्यूड, और जब मैं बी को ऐसे लिखूँ तो आप समझे इसका मतलब मैग्नीट्यूड. ठीक है, बार बार इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा हीडियस हो जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म इसको बी ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो बी साइन 90, ए और बी के बीच का 90 है, अपॉन ए प्लस बी कॉस 90. ओके व्हाट इज साइन 91 कॉस 90 0. This will become 0. So this will be, this is equal to 1 and this is equal to a. ये दोनों इक्वल ही है, कैंसिल. तो tan अल्फा 1 is equal to 1. From here I can say that अल्फा 1 is equal to 45. ओके चलिए अब अल्फा 2 निकाल लेते हैं. tan अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू ओके tan अल्फा 2 निकालने के लिए, चूंकि ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल भी 90 होगा. तो यहाँ हम इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, 90 लिख सकते हैं. अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखना होता अगर थीटा होता तो, लेकिन क्योंकि 90 माइनस 90 भी 90 होगा. तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90. अच्छा अगर आप सोच रहे हैं हम माइनस नहीं लिखिएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा है. ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले अगर आप देखें तो ये थीटा है ए और बी के बीच का एंगल. जब ए और माइनस बी के बीच का निकालते हैं ना तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रहता, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता. ये हो जाता है थीटा तो 180 माइनस थीटा. आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. तो यहाँ अल्फा 2 में निकालते सेम फॉर्मूला देखिए मैंने लिखा है. तो साइन 90 इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 0, ए बाई बी इक्वल टू 1. सो अल्फा 2 आई कैन से एज 45 अगेन. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से that alpha 1 plus alpha 2 is equal to 90 degree. It means if A vector magnitude is equal to B vector magnitude and angle between A vector and B vector is 90 degree, then A
प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर will be perpendicular to each other। अगर ऐसा है, सेटिस्फाइड है, तो आपको जो ए प्लस बी मिलेगा और ए माइनस बी मिलेगा, ये आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा, मैं एक मतलब एक वीक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। आई डोंट थिंक दिस विल मेक अप टू हेयर। चलिए, लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ एंगल निकालना है, तो मैं सिर्फ एंगल निकालने के लिए एक तरीका फॉलो करता हूँ। देखिए, ये हुआ माइनस, दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस बी। तो मुझे बेसिकली निकालना जो है वो यही है ना, कि मुझे इन दोनों के बीच का सॉरी हाँ, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। अगर आप ऐसे फील करें, देखिए 90 आएगा। ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। ओके, दिस एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस विल बी लास्ट वन। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन इज ए बी सी डी रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ और एफ ए सब इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हैं। हालांकि देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए सारे साइड्स इक्वल हैं। ओके, ये दिस रेगुलर हेक्सागन, फाइंड ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, ये लिखा नहीं था आपको, लेकिन आपको क्लियर होगा कि जो ए बी वेक्टर है वो एक ए बी वेक्टर है, उसकी टेल ए पर है, हेड बी पर है, मतलब ए टू बी, मीन्स दिस विल बी समवॉट लाइक दिस ए बी वेक्टर। अच्छा, आप ए बी वेक्टर को ऐसे डिफाइन करना चाहें कि ए बी वेक्टर मेरा ऐसे होगा, कहाँ से कहाँ, बी से ए होगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ए टू बी ऐसे लेना है। ठीक है, आपको ये वेक्टर फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 6 ए सी 0 12 ए ओ 6 ए डी। एक और पॉइंट, ओ जो है इसका सेंटर है, और जो हेक्सागन का सेंटर होता है उसकी डिस्टेंस सबसे सेम होती है, मतलब जो ए ओ होगा वो ओ डी इक्वल होगा, ए ओ सी इक्वल होगा, ये तो ये इक्वल होंगे, ये इक्वल हो, ये साथ में मतलब ये जो डिस्टेंस ओ ए ओ डी ओ ए ओ बी ओ सी सब इक्वल होंगे। ठीक है, एक पॉइंट ओ सेंटर है। एक और पॉइंट कि ये मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है, क्योंकि आप थोड़े से नए हैं कंपटीशन में, या फिर अगर आपने ना दिया हो पहले वो ओलंपियाड, तो शायद आपको ना पता हो मोर देन वन करेक्ट क्या है। अब पता है तो बहुत अच्छी बात है। मोर देन वन करेक्ट का मतलब होता है इसे, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। हो सकता है इसमें ए बी सही हो, ए सी सही हो, ए डी सही हो सकता है बी सी सही हो, या बी डी सही हो, या हो सकता है सी डी सही हो, या एक केस और पॉसिबल है जिसमें ए बी सी 3 सही हो, या फिर बी सी डी सही हो, या ए सी डी सही हो, या सी डी बी सी डी सही हो, या ए डी और बी सही हो। मतलब तीन, कोई भी 3 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो सही हो सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ए बी सी डी चारों सही हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और ऐसे भी क्वेश्चन IITs में आए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन सही रहा है। तो मतलब मोर देन वन करेक्ट का मतलब ये होता है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, मोर देन मे बी मोर देन वन करेक्ट। ओके, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या मैं कह सकता हूँ, लगभग 99.9% निगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है। हालांकि इसको तो मार्किंग्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा, ऐसे निगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है ऐसे पार्ट्स में। ओके, आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे मतलब आपको मतलब अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको, मुझे लगता है आपको सोचने में लगेगा 15 से 20 मिनट रियली। जहाँ तक आप पहुँचते हैं वेल, मतलब अच्छी बात है। ए बी वेक्टर ऐसे है, बी सी ऐसे है, सी डी ऐसे है, और ए डी वेक्टर जो ए सी वेक्टर और ए वेक्टर जो है वो ऐसे है। मैं हिंट देता हूँ, ए सी वेक्टर को मैं लिखता हूँ ए बी प्लस बी सी, ए डी को मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए को मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, उनका यूज़ करके सॉल्व करिएगा। ओके, ओके, तो मैं शुरू करता हूँ डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो लेट मी लीव अ लिटिल बिट स्पेस, question will take somewhat around this much space. So from here I am studying product of vectors. Okay,
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो नॉर्मली बुक्स में टॉपिक्स आप पढ़ेंगे या इवन एनसीईआरटी में भी तो उसमें आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ अ वेक्टर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको ये टॉपिक पहले पढ़ाया है और मैंने आपको ये टॉपिक बताया है हेयर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। अगर ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो तो ए की जो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अगर लेमडा पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो जस्ट अपोजिट होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली। ओके, सो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। लेमडा स्केलर पी वेक्टर है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। थोड़ा सा टॉपिक था, मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि इसको यूज भी होना था कुछ क्वेश्चंस में। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये दो तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, अपने दिमाग बिल्कुल मतलब ये जो आपने जो पढ़ा है अरिथमेटिक वेक्टर, सॉरी अरिथमेटिक एडिशन या अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी वेक्टर में। वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एकदम नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। आपने ऐसी कोई चीज़ ऐसे पहले मेरी समझ से क्लास 10 तक नहीं पढ़ी होगी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह से पॉसिबल हो सकता है। एक होता है, इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, लेट मी राइट इट फर्स्ट। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जो पहला वेक्टर है उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं दो वेक्टर लेता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग एज ए एंड बी, तो जब इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, लेट मी राइट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसलिए इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जो ए डॉट बी है, ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ए डॉट बी जो होल क्वांटिटी ये स्केलर होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। हालांकि इसमें बहुत डिस्कशन भी करना है, दिस इज नॉट सो ईजी एज, जैसा कि आपको अभी लग रहा होगा, इसमें बहुत कुछ देखना है। इससे पहले कि मैं दूसरा बता देता हूँ, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वाई दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि जब मैं लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट of a vector and b vector is equal to a vector cross symbol and b vector. This is not symbol multiplication, ये multiplication का सिंबल नहीं है, ये क्रॉस का सिंबल है। ओके, a क्रॉस b, इसे रीड भी ऐसे करते हैं, a क्रॉस b, इसे रीड करते हैं a डॉट बी, a क्रॉस b, a डॉट बी। ओके, a क्रॉस b, a कैसी क्वांटिटी वेक्टर, b कैसी क्वांटिटी वेक्टर, a क्रॉस b जो होल क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बीच में क्रॉस सिंबल यूज करते हैं। ओके, सो आई होप दिस स्मॉल पॉइंट्स विल बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट मतलब पहले आपको लीव किया था हेयर, दैट इज 1D, वेयर इट इज गॉन, या दिस वन। सो यूनिट वेक्टर जब मैंने आपको पहली बार बताया था, मैंने बताया था 1D 2D 3D आई एक्सेस, मतलब दो एक्सेस में लेते हैं तो तीनों एक्सेस लेते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय रिजोल्यूशन? तो रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज अपोजिट ऑफ एडिशन। जैसे कि मान लीजिए मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करूँ, मैं ए प्लस बी वेक्टर ले सकता हूँ, तो ए प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर ही है, और उसको मैं तोड़ सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आर वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में तोड़ सकता हूं, ऐसे लिख के। अच्छा, तो चूंकि मैंने ट्रेडिशनल ये ऐसा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि अपने ईजीनेस के लिए मैंने जो दो वेक्टर लिए हैं, जिनमें मैं सारे वेक्टर्स को ब्रेक डाउन करूंगा या मैं उसे रिजॉल्व करूंगा, वो तीनों 90 डिग्री पर हैं। तो देखिए, इसमें तो कोई खास ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ व्हाट इज रिजोल्यूशन। ओके, लेट मी टेल यू अ ब्रीफ हेडिंग ऑफ रिजोल्यूशन, लेट मी राइट इट हेयर ओनली। रिजोल्यूशन ऑफ
अ वेक्टर। ओके, बेसिकली दिस इज अ अपोजिट ऑफ एडिशन। एडिशन का ये उल्टा होता है। ओके, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व बेसिकली मतलब ब्रेक डाउन, मतलब हम उसको तोड़ सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू टू वेक्टर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ, जब टू वेक्टर में बात कर रहा हूँ बेसिकली 2D की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 3D होता तो 3 में तोड़ता, ठीक है। 1 में तो हम तोड़ ही नहीं सकते, एक ही वेक्टर रहेगा ऐसे सीधा। हालांकि मैं को इसमें बताऊंगा कैसे इसको लिखते हैं। अ वेक्टर कैन रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स 2D। वेक्टर कैन रिजॉल्व इन टू वेक्टर whose combined effect is same as that of given vector, whose combined effect is same as that of given vector। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कोई वेक्टर है मैं उसको तोड़ सकता हूँ 2 या 3 वेक्टर में। तो बेसिकली मतलब था 2D में, नॉर्मली हम 2D में डिस्कस करेंगे इसलिए मैं 2 वेक्टर लिख दिया, हालांकि 2 और मोर वेक्टर्स यहाँ होना चाहिए था। उसका माइंड फैक्ट इज सेम एज डेट ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब जिन वेक्टर में तोड़ूंगा उसका जब मैं एडिशन करूंगा तो उसको मुझे वही वेक्टर मिलना चाहिए जो मैंने शुरुआत में जिसको मैंने ब्रेक किया था। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट्स से okay, let me mark it here. Now let's say I'm defining a vector, so I will say it has ax I cap। ax e general, this is the, wait a minute, okay, now this is okay। okay, यहाँ पर ax क्या है, ax मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या डायरेक्शन है, और ए वेक्टर है। तो ए एक्स एक जनरल, मतलब ये एक जनरल फॉर्म है वेक्टर का सिर्फ वन एक्सिस में। तो ए एक्स अपने मैंने कोई एक जनरल मैग्नीट्यूड ले लिया, और ये डायरेक्शन, चूंकि डायरेक्शन फिक्स ही आई कैप, हो सकता है आपका नेगेटिव भी हो तो माइनस हो जाएगा। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई होप को इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा आपको कि ये ए एक्स ही होगा, ठीक है, लेंथ तो ए एक्स ही है। ओके, इस पर थोड़ा मतलब हमें देखना है ए वेक्टर। सो नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मतलब ए वेक्टर जो है उसका ए एक्स कंपोनेंट आई एक्सिस में है और ए वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस में है, और दोनों का एडिशन मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैंने इसको ए वेक्टर को तो कंबाइन करके लिखा दोनों के फॉर्म में। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट्स से दिस इज ए एक्स एंड लेट्स से दिस इज वाई एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर इन जनरल फॉर्म। तो अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, एक इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई होप वो क्लियर होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग 3D में है। इसमें ए वेक्टर को मैं क्या लिखूँगा, इसे लिखूँगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। दिस विल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैं प्रूव कर दूंगा किसी पार्ट में, एक्चुअली प्रूव करने के लिए मुझे क्यूबॉइड चाहिए, ठीक है। तो चूंकि क्यूबॉइड मैं ढूंढ के प्रूव कर दूंगा, इजी पार्ट है, ऐसे कोई हार्ड पार्ट नहीं है, और आपको देखने बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, क्योंकि इसमें 2 बार पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिकली क्लियर ये होगा कि जो उसका, जैसे कि चलिए ठीक है, मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा तो मैं वही समझाऊंगा, ठीक है। तो जनरल वेक्टर्स हैं, जैसे मैं अगर मुझे 3D में जनरल वेक्टर लेना मैं ऐसे लूँगा, 2D में लेता ऐसे लूँगा, 1D में लेते ही नहीं है कभी, ठीक है, मैंने लिख दिया बस आपको। ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे ध्यान देगा, एक किसी भी कंपोनेंट को मैं 0 कर दूँ तो मैं 2D में कन्वर्ट हो जाऊँगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये भी एक अच्छा मतलब एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वे है इंटरप्रिटेशन का। ओके, सो लेट्स कम टू ओरिजिनल, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ी जगह रखते हैं, आगे हो सकती है हम लोग यूज़ करें इसे। और यहाँ मैं शुरू करता हूँ डॉट प्रोडक्ट। दिस इज डॉट
प्रोडक्ट, और आई कैन से क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, और आई कैन से स्केलर प्रोडक्ट। नाउ तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डॉट बी, ए डॉट बी, ये क्या है? दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, हमें ए वेक्टर के बारे में कोई मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे हो सकते हैं प्लेन में, किसी भी मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे हो सकते हैं, इसमें कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई अभी तक, ठीक है। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, ए डॉट बी पूरा मतलब ये ए क्या है? स्केल, सॉरी ए क्या है? वेक्टर, बी क्या है? वेक्टर। ये पूरे क्वांटिटी कैसे? स्केलर, स्केलर है ये, ठीक है, स्केलर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अगर आप ऐसे सोचें तो मैं बता सकता हूं कि आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास में, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वेरी स्मॉल, चलिए मैं वो ओरली बताता हूँ। वेरी छोटा सा एग्जांपल, डेट इज वर्क का। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो दो वेक्टर से स्केलर कैसे मिला? वर्क तो स्केलर होता है, तो कैसे मिला? डॉट प्रोडक्ट से। बेसिकली आप 11th में पढ़ेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और वहीं से आता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, दिस वी विल गेट टू लेटर। ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू a vector magnitude, b vector magnitude and cos theta, where theta is, let me write it here, theta is angle between a vector and b vector। अच्छा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं होगी शायद कि ए, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा आप, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। ये मतलब ये फॉर्मूला आपको ट्रेडिशनल है, ये आपको याद करना है। नाउ ओके, सो आई थिंक एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको अभी ये रहने देता हूँ। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस डॉट प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग है डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद तुरंत देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, एंड आई थिंक इन द मीन टाइम वी विल बहुत सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे, और होप करते हैं ये जल्दी खत्म हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन।